सुबोध सर। हाँ मैडम, हम लोग शुरू कर सकते हैं, समय हो गया है, शुरू कर सकते हैं। सर जुड़ गए हैं क्या? हाँ हाँ सर जुड़ चुके हैं। ठीक है। महाराणा प्रताप पीजी कॉलेज जंगल दूसण गोरखपुर के भारत भारती पखवाड़ा के अंतर्गत इस ऑनलाइन व्याख्यान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। महाविद्यालय सन 2012 से छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु स्वामी विवेकानंद जयंती से 26 जनवरी तक भारत भारती पखवाड़े का आयोजन करता रहा है। इस पखवाड़े के अंतर्गत विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें 3 महत्वपूर्ण व्याख्यान किए जाते हैं। पहला स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर, दूसरा महाराणा प्रताप जी की जयंती के अवसर पर और तीसरा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के अवसर पर किया जाता है। 2 पूर्व में हो चुका है, तीसरा आज होना है। महाविद्यालय के बीएड विभाग द्वारा इस सत्र में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती वर्ष भी मनाई गई, जिसमें विभाग द्वारा वर्ष भर विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती वर्ष का समारोह कार्यक्रम भी है। इस विशिष्ट अवसर पर हमारे मध्य बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के राजनीति शास्त्र विभाग के प्रोफेसर तेज प्रताप सिंह जी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से पुनः आपका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आप केंद्रीय विश्वविद्यालय आसाम सिल्वा की कार्य परिषद के सम्मिलित सदस्य हैं। आप सेंटर ऑफ साउथ एशियन स्टडीज कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, सेंटर फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस एंड यूरोपियन स्टडीज, सेंटर फॉर नेशनल गवर्नेंस इनोवेशन वाटरलू कनाडा, सल्जबर्ग ग्लोबल सेमिनार फेलो, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस दिल्ली यूनिवर्सिटी, सेंटर फॉर नेहरू स्टडीज मदुरई इत्यादि लगभग आधे दर्जन देश विदेश के आप विजिटिंग फेलो हैं। आपके 40 से अधिक पब्लिकेशंस हैं। इस प्रकार सर के देश विदेश तक अनेकों महत्वपूर्ण शैक्षणिक कार्य हैं। हम ऐसे मर्मज्ञ विद्वान को अपने मध्य पाकर अत्यंत ही गौरवान्वित हैं। सर, आपसे विनम्र अनुरोध है कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विजय पर हम सभी की जिज्ञासाओं को तृप्त करने की कृपा करें। सर, आपका व्याख्यान। धन्यवाद औसिका जी। मेरी आवाज जा रही है? हाँ जी सर, आ रही है। हाँ, अगर जो देरी होगी तो बताइएगा, तो मैं उसी तरह से आवाज अपना तेज कर लूंगा। सबसे पहले मैं महाराणा प्रताप महाविद्यालय जंगल दूसण और विशेषकर उनके प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप राव जी के प्रति आभार प्रकट कर रहा हूँ कि उनके सौजन्य से इस महाविद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों में हमें जुड़ने का बार बार अवसर प्राप्त हुआ है। महाराणा प्रताप विद्यालय कई बार मेरा वहाँ जाना हुआ, कई बार व्याख्यान हुए, इसलिए लगभग सभी वहाँ के स्टाफ, सभी वहाँ के लोग, ज़्यादातर मैं भी उनको जानता हूँ, वो भी संभवतः हमें जानते ही होंगे। सुबोध मिश्रा जी को धन्यवाद, जिन्होंने पूरा हमको संपर्क किया और ये जो कार्यक्रम आज हो रहा है उसके। महाविद्यालय के शिक्षक, छात्र और छात्राएं, आज जैसा हम सबको ज्ञात है कि हम सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहे हैं। इसको हम लोग पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, क्योंकि इस वर्ष हम स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं, इसलिए इस बार का उनकी जयंती महत्वपूर्ण हो गई है। और इसी आज की उनकी 125वीं जयंती को और अधिक यादगार बनाने के लिए आज ही प्रधानमंत्री ने दिन निश्चित किया है कि जो इंडिया गेट पे जो अमर जवान ज्योति थी, जैसा हमने सब ने अखबार में पढ़ा, उस अमर जवान ज्योति को जो नेशनल वार मेमोरियल है जो 2019 में बना था, वहाँ पे एक अमर ज्योति जल रही थी, उसी के साथ इसको जो है उसमें मर्ज कर दिया गया है। और जो ये इंडिया गेट पे ये स्थान रिक्त हुआ है अमर जवान ज्योति के, वहाँ से वहाँ पे शिफ्ट करने से वहाँ पे आज जो है एक आदमकद प्रतिमा सुभाष चंद्र बोस की लगाई जा रही है, जिसका प्रधानमंत्री आज करेंगे।
तो ये राष्ट्र के प्रति के द्वारा सुभाष चंद्र बोस के प्रति बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है, क्योंकि शायद जैसा कि अखबारों में पढ़ा, अभी तक कोई भी ऐसा स्टैच्यू नहीं था सुभाष चंद्र बोस का अपनी राजधानी दिल्ली में, जो सुभाष चंद्र बोस के स्वतंत्रता संग्राम में आंदोलनों को उनको याद करता। तो ये राष्ट्र के द्वारा उनके सम्मान में, जहाँ पे जैसा हमको ज्ञात है कि जो इंडिया गेट में ये जो कैनोपी अभी है, यहाँ पहले जॉर्ज पंचम की आदमकद प्रतिमा लगी थी, जो 1968 में हटा दी गई थी, और फिर 1972 में वहाँ पे अमर जवान ज्योति, जो हम बांग्लादेश वार में हम विजयी हुए थे और वो जो सैनिकों ने शहादत दी थी, उनके स्मरण में ये अमर जवान ज्योति 72 से चल रही थी। तो उस स्थान पे जहाँ पे जॉर्ज पंचम की प्रतिमा थी, जहाँ पे अमर जवान ज्योति थी, आज जो है वहाँ पे सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई जा रही है, जो बाद में इसको हटा करके ग्रेनाइट की प्रतिमा जो कि बन रही है लगाई जाएगी। तो ये राष्ट्र जो है अपना सम्मान प्रकट कर रहा है देश के बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को। इस पे अनेक विवाद हैं कि सुभाष चंद्र बोस का जो योगदान था, उस योगदान को शायद राष्ट्र को जिस तरह से स्वीकार करना चाहिए था, शायद उस तरह से नहीं किया गया। तो देर आए, लेकिन आज जो है इंडिया गेट पे जो उनकी प्रतिमा लगाई जा रही है, ये बहुत बड़ा सम्मान राष्ट्र के द्वारा उनके प्रति है। जीवन के बारे में बहुत मैं संक्षेप में बात करूंगा। मैं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी हूँ, इसलिए उनके राजनीति से जुड़े कुछ प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिर भी आज उनका जन्म दिवस है और उनके जीवन के बारे में ना बात करना भी उचित नहीं होगा। तो यदि आप सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आप दृष्टि डालें तो बहुत ही रोचक उनका जीवन रहा है। जैसे हमारे यहाँ रूसो का काफी विवादित भी थे रूसो, लेकिन उनका जीवन भी उतना ही रोचक है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी उनका जीवन बहुत ही रोचक है। काफी प्रतिभाशाली थे, जैसा आपको ज्ञात है कि शिक्षा के दिनों में प्रतिभा के साथ साथ वो विवादों में भी रहते थे। जब वो प्रेसिडेंसी कॉलेज में थे तो वहाँ पे एक अंग्रेज शिक्षक जिसने की नस्लीय टिप्पणी की थी भारतीय छात्रों पे, तो वो उनको भारतीय छात्रों ने उनकी पिटाई की थी, जिसके कारण जो है सुभाष चंद्र बोस को उससे बाहर वहाँ से एक्सपेल कर दिया गया था प्रेसिडेंसी कॉलेज से। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने इस बात को लिखा है अपने इसमें कि वो शिक्षक की पिटाई में स्वयं शामिल नहीं थे, लेकिन वो जो विटनेस जरूर थे, वहाँ पे उपस्थित जरूर थे। तो बहुत ही अच्छे विद्यार्थी थे, टैलेंटेड थे, लेकिन फिर बाद में वहाँ के प्रेसिडेंसी कॉलेज का आरोप था कि सुभाष चंद्र बोस ने ही पूरी जो है ये उनकी पिटाई का, जो अंग्रेज शिक्षक थे जिन्होंने नस्लीय टिप्पणी की थी भारतीय छात्रों और भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में, उसके मेन सूत्रधार सुभाष चंद्र बोस थे, यद्यपि वो फिजिकल असॉल्ट में स्वयं शामिल नहीं हुए थे। वहां से उनको निकाला गया। बाद में फिर उनको उनका एक्सपल्सन वापस हुआ, लेकिन ये हुआ कि वो प्रेसिडेंसी कॉलेज में अध्ययन नहीं कर सकते हैं। फिर उनको कलकत्ता यूनिवर्सिटी के दूसरे कॉलेज में वो गए। इसके पहले वो, जैसा हम जानते हैं, कटक में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता अच्छे वकील थे और उनकी यह अभिलाषा थी कि उनके पुत्र सुभाष चंद्र बोस अपने माता पिता की 9वीं संतान थे और 6ठे पुत्र थे। तो सभी पुत्रों से उनकी अपेक्षा थी वो पढ़ लिख करके अच्छे बने, और जो बेस्ट जो मिशनरी स्कूल था उस समय का, जहाँ पे अधिकांश एंग्लो इंडियन और अंग्रेजों के बच्चे पढ़ा करते, तो वहाँ उनका दाखिला हुआ। सुभाष चंद्र बोस अपने संस्मरण में लिखते हैं कि सब कुछ अच्छा करने के बावजूद भी जो वो मिशनरी स्कूल में जो प्रिविलेज ट्रीटमेंट जो अंग्रेजों के बच्चे थे या जो एंग्लो इंडियंस से दिया जाता था, और ढेर सारी चीज़ों से जो है भारतीय विद्यार्थियों को उनके प्रतिभाशील होने के बावजूद भी उनसे उनको वंचित रखा था। ढेर सारी फेलोशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते थे, ढेर सारे अवार्ड्स के लिए उनको उसमें नहीं रखा था। इसी बीच में उनके पिता उनको ICS बनाना चाहते थे,
और उन्होंने उनको इंग्लैंड पढ़ने के लिए भेजा। वो कैम्ब्रिज में उन्होंने एडमिशन लिया और वहीं से उन्होंने आईसीएस की परीक्षा दी और जैसा हम सबको मालूम है वो सफल भी रहे। शायद 6 सीट थी कुल आईसीएस में और इनका स्थान शायद चौथा था, लेकिन सफलता के बावजूद भी इन्होंने, चूंकि इनके जो विचार थे वो जो आईसीएस होते तो शायद उन विचारों को अनुरूप वो नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने जो है बिना सेवा ज्वाइन किए ही उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि उन्होंने निर्णय ले चुका थे कि वो स्वतंत्रता संग्राम में आएंगे। स्वतंत्रता संग्राम में जो वो प्रवेश करते हैं तो उनको गांधी से बहुत अपेक्षाएं थी और गांधी से वो मिले भी, लेकिन गांधी से उनकी मुलाकात अच्छी नहीं रही। वो स्वयं स्वीकार करते हैं कि गांधी से उनकी मुलाकात निराशाजनक हुई, क्योंकि गांधी लक्ष्य तो दोनों के एक थे, देश की आजादी, लेकिन जो साधन थे, जिन साधनों से गांधी देश की आजादी प्राप्त करना चाहते थे, उन साधनों पर सुभाष चंद्र बोस का बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वो स्वयं लिखते भी हैं कि गांधी से मिलने के बाद वो निराश ही हुए और उनको दृढ़ विश्वास था कि जो गांधी जो रास्ते बता रहे हैं उस रास्ते से भारत को आजादी शायद कभी प्राप्त न हो। और वो गांधी का जो अंग्रेजों के साथ मिल के चलने का जो था, जो कि जैसा गांधी क्या मालूम है कि वो अंत तक अंग्रेजी साम्राज्य के प्रति, अंग्रेजी शासन के प्रति हमेशा अपनी वफादारी प्रकट करते रहे। वो कोई भी पत्र लिखते हैं तो उसमें सबसे पहला पैराग्राफ उनका यही बात को रहता है कि वो कैसे अधिक से अधिक अपनी जो है लॉयल्टी है ब्रिटिश शासन के प्रति अपना वो कर सके। तो इस बात से जो है सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल सहमत नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस जन्म से ही क्रांतिकारी थे और रेबल थे, हर बात में डिसेंट करते थे। तो उनकी जो ये विचार थे वो गांधी के विचार से बिल्कुल मिल नहीं रहे थे। बाद में उनके गुरु के रूप में जो सुभाष चंद्र बोस की तलाश थी वो चित्तरंजन दास से मिलने के साथ हुई और चित्तरंजन दास के बारे में लिखते हैं कि जिस तरह के गुरु मुझे स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में चाहिए था वो चित्तरंजन दास उसकी पूरी करते हैं, क्योंकि जो रेवोल्यूशनरी मीन्स, जो क्रांतिकारी माध्यम जिसमें विश्वास था सुभाष चंद्र बोस का, उसको चित्तरंजन दास काफी कुछ सीमा तक उसके महत्व को स्वीकार करते थे। गांधी से इनका समस्या यही खत्म नहीं हुई। आपको मालूम है कि सुभाष चंद्र बोस काफी लोकप्रिय थे अपना कांग्रेस पार्टी में और कांग्रेस पार्टी से उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया और 1938 के कांग्रेस के जो अधिवेशन में वो काफी मतों से जो है कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। लेकिन 39 में जब दूसरी बार वो निर्वाचन के लिए गए तो गांधी ने पट्टाभी सीतारामैया को उनके खिलाफ अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया और गांधी ने यहाँ तक कह दिया कि ये पट्टाभी सीतारामैया नहीं चुनाव लड़ रहा है, बल्कि गांधी स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं। यानी सुभाष चंद्र बोस को वोट देना कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव में वास्तव में गांधी के खिलाफ वोट देना है। लेकिन इतनी ज्यादा गांधी के प्रयास के बावजूद भी और इस तरह से गांधी ओपनली जो पट्टाभी सीतारामैया के साथ आए, इसके बावजूद भी सुभाष चंद्र बोस की लोकप्रियता को इसी से आंक सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस आसानी से जो है चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन चुनाव जीतने के बाद भी क्योंकि कांग्रेस का जो संगठन था उस पे गांधी और के ही समर्थक लोग थे और चूंकि गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस अध्यक्ष का पद का चुनाव जीते थे, इसलिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जो गांधी के सब समर्थक थे उसमें उन लोगों ने उनके साथ असहयोग शुरू किया और बाद में ये सुभाष चंद्र बोस को मालूम हो गया कि जन समर्थन के बावजूद भी गांधी के विरोध के कारण और गांधी के समर्थक जो उनका विरोध कर रहे हैं उनके कारण कांग्रेस पार्टी में कार्य करना संभव नहीं था। अतः उन्होंने स्वयं ही जो है कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया और बाद में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की अपनी पार्टी बनाई। तो गांधी से उनका ये जो विरोध है ये वेल नोन है, लेकिन ऐसा नहीं है। गांधी भी सुभाष चंद्र बोस के महत्व को, उनके जो राष्ट्र के प्रति भावना थी, उनमें जो देशभक्ति थी, उसको महात्मा गांधी भी स्वीकार करते थे और हरिजन के अपने उनके मैं मृत्यु नहीं कहूँगा,
क्योंकि 18 अगस्त 1945 को एक प्लेन क्रैश हुआ और उसमें बहुतों का मानना है कि उनकी मृत्यु हुई और बहुतों का मानना है कि नहीं, उनकी मृत्यु नहीं हुई। जो भी हो, आज तक ये भी विवाद का विषय है, क्योंकि उनकी जो डेड बॉडी थी, उनका जो मृत शरीर था, वो कभी प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए कंक्लूसिव रूप से यह कह पाना, निश्चित रूप से यह कह पाना कि उनकी मृत्यु 18 अगस्त 1945 को ताइपेई में, ताइवान में जो वर्तमान है, वहाँ उनकी मृत्यु हुई। इस पे ढेर सारे प्रश्न चिन्ह। तो उसके बाद 1946 में वो उनकी जयंती के ही अवसर पर 1 साल पश्चात ही वो हरिजन में वो लिखते हैं महात्मा गांधी, जहाँ वो अपनी सुभाष चंद्र बोस की प्रशंसा में सब बातें लिखते हैं और वो कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस की जो राष्ट्रभक्ति थी, जो राष्ट्र के प्रति निष्ठा थी, उस पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाता है। सुभाष चंद्र बोस सच्चे अर्थों में देशभक्त और राष्ट्रभक्त थे। तो विरोध के बावजूद भी, विभिन्नता मत भिन्नता के बावजूद भी गांधी उनके महत्व को, उनके योगदान को स्वीकार करते हैं। कुछ प्रश्न हम यहाँ इस बारे में रेज करेंगे, क्योंकि राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी होने के कारण यदि मैं उनकी चर्चा नहीं करता हूँ तो जो हमारा विषय है उसके साथ शायद न्याय नहीं। पहली बात जो सुभाष चंद्र बोस के बारे में कहते, जिसपे काफी विवाद है, काफी लिखा गया है कि क्या सुभाष चंद्र बोस एक फासिस्ट थे? क्या सुभाष चंद्र बोस नाजी जर्मनी का समर्थन करते थे? क्या सुभाष चंद्र बोस फासिस्ट इटली का सपोर्ट करते थे? क्या सुभाष चंद्र बोस जो एक्सिस पावर थी, जिसमें जापान, जर्मनी, इटली थे, उनके हाथों में कठपुतली हो गए थे, उन्हीं के उस पे कर रहे थे? ये सब बातें ढेर सारी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कही जाती है। क्या सुभाष चंद्र बोस एक टोटलिटेरियन सिस्टम का समर्थन करते थे, एक सर्वाधिकारीवाद व्यवस्था का समर्थन करते थे? क्योंकि जापान, जर्मनी और इटली जो टोटलिटेरियन सिस्टम थे उसके बेस्ट एग्जाम्पल थे। नाजी जर्मनी, फासिस्ट इटली और उसमें का जापान, ये सभी जो है टोटलिटेरियन आइडियोलॉजी को सब्सक्राइब करते थे और वहाँ पे ये टोटलिटेरियन गवर्नमेंट वहाँ उन लोगों ने बना रखी थी। तो क्या सुभाष चंद्र बोस इन सब की विचारधारा से, इनकी आइडियोलॉजी को मानते थे, विश्वास करते थे? और क्या सुभाष चंद्र बोस भी जापान, जर्मनी और इटली की भांति भारत में भी एक टोटलिटेरियन सिस्टम लाना चाहते थे? और इसी आधार पर यह कहा गया था, क्या सुभाष चंद्र बोस की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी उसमें विश्वास नहीं था? ये सब बातें उन पर आक्षेप लगाई जाती हैं। लेकिन यदि आप इसको ठीक से पढ़ें करें तो मुझे लगता है कि सुभाष चंद्र बोस के लिए लक्ष्य महत्वपूर्ण था और वो लक्ष्य था भारत की आज़ादी। और इस भारत की आज़ादी में उनको लगा, चूंकि चाणक्य की, कौटिल्य की नीति है कि शत्रु का शत्रु मित्र होता है, और इसी चूंकि ब्रिटेन उनका शत्रु था और ब्रिटेन शत्रु के जो शत्रु थे वो जापान थे, जर्मनी थे और इटली थे। संभवतः कौटिल्य की इसी नीति का अनुसरण करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने ये निष्कर्ष पे पहुंचे होंगे कि यदि भारत को आज़ादी मिलनी है और जल्दी मिलनी है तो हमें जो इंग्लैंड है, ब्रिटेन है, उसके जो शत्रु देश हैं, जिसमें जापान, जर्मनी और इटली आते हैं, या जो एक्सेस पावर का निर्माण करते थे उस समय, तो ये जो एक्सेस पावर हैं, शायद इनके समर्थन से भारत की आज़ादी प्राप्त हो सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो शत्रु जिससे हम सहायता लें, ये ब्रिटेन के शत्रु थे, तो उनकी जो विचारधारा हो, उनकी जो नाजिज्म की फिलॉसफी है या फासिज्म की फिलॉसफी है, या तोजो जो जापान के थे शासक, उनकी जो फिलॉसफी है, जो सर्वाधिकारवादी विचारधारा है, उसको भी उन्होंने लोगों ने उनके एसोसिएशन से उनके ऊपर ये मढ़ने का प्रयास किया है, लेकिन ये कोई आवश्यक नहीं है। मेरा ये ऐसा विश्वास है, मत है कि संभवतः चाणक्य के नीति का अनुसरण करते हुए सुभाष चंद्र बोस इन सभी जो ब्रिटिश के शत्रु देश थे, उन देश की सहायता से भारत की आज़ादी को प्राप्त करना चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस का जो हिटलर के साथ अनुभव था वो कोई बहुत अच्छा नहीं था। हिटलर से उनकी एक भी बार मुलाकात होती है
लेकिन मुसोलिनी से उनका जो है काफी गहरा संबंध था। और संभवतः वो जो जर्मन नेशनल सोशलिज्म की जो फिलॉसफी थी, जिसको नाजिज्म कहते हैं, उसके करीब वो नहीं थे। लेकिन फासिज्म जिसकी का दर्शन जो जिसका मुसोलिनी जिससे जुड़े हुए थे, उसको ज्यादा करीब पाते थे। क्योंकि जैसा मुसोलिनी राज्य के बारे में कहता है कि सब कुछ राज्य के अंतर्गत, सब कुछ राज्य के लिए, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं, राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं। तो ये जो राज्य राष्ट्र के बारे में कि सब कुछ राष्ट्र के अंतर्गत, राष्ट्र के बाहर कुछ भी नहीं, सब कुछ राष्ट्र के लिए और राष्ट्र के विरुद्ध कुछ भी नहीं, ये जो विचारधारा थी, नेशनलिज्म की विचारधारा थी, फासिज्म की, और जिसकी मुसोलिनी बात करता था कि नथिंग अगेंस्ट द स्टेट, नथिंग आउट ऑफ द स्टेट, एवरीथिंग फॉर द स्टेट। संभवतः उस फिलॉसफी को सुभाष चंद्र बोस सब्सक्राइब करते थे और भारत के लिए भी वो इसी प्रकार का चाहते थे कि ऐसे ही राष्ट्र बने जहाँ के सभी नागरिक का यही विचार हो कि सब कुछ राष्ट्र के लिए और कुछ भी राष्ट्र के विरुद्ध। और इसी में जो है सुभाष चंद्र बोस जो राजनीतिक व्यवस्था भारत के लिए देखते थे, उनके बारे में कहा तो वो बेनेवोलेंट डिक्टेटरशिप की बात करते थे। एक अधिनायकवादी व्यवस्था हो, लेकिन जो अधिनायकवाद हो वो बेनेवोलेंट हो, तो इस तरह की बात वो करते थे। और संभवतः उनका मानना था कि अभी भारत में जो जिस तरह का लोकतांत्रिक व्यवस्था यूरोप और अमेरिका में है, उस तरह का शायद समय हमारे यहाँ नहीं आया है। तो वो भारत के लिए एक बेनेवोलेंट डिक्टेटरशिप तरह की बात का समर्थन करते थे और कहते थे एक समय के पश्चात हम उस तरह का लिबरल डेमोक्रेसी अडॉप्ट कर सकते हैं जैसा कि यूरोप और अमेरिका में प्रैक्टिस हो रहा है। तो यहाँ पे और सहायता ली भी उन लोगों ने। आप सबको मालूम है कि हिटलर से मुलाकात के पश्चात हिटलर ने उनकी मदद की। उनको जर्मनी से जो है सबमरीन के द्वारा मेडागास्कर ले जाया गया और मेडागास्कर के में जो जापानीज सबमरीन से वहाँ ट्रांसफर किया गया। वो जापानीज सबमरीन से फिर सिंगापुर लाए गए और सिंगापुर में जैसा हमें याद है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना हो चुकी थी। मोहन सिंह उसके जो कमांडर थे, तो मोहन सिंह से बाकायदा इन्होंने चार्ज लिया आजाद हिंद फौज का। और आजाद हिंद फौज का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कितना महत्व है, इसका बारे में आज ही मैं सुबह एक लेख लिख रहा था वार्धा के कुलपति रजनीश शुक्ला जी का, जिसमें उन्होंने इस बात को उद्धृत किया है कि इटली से पूछा गया कि भारत को आपने आजादी क्यों प्रदान की, जबकि आपने भारत को आजादी क्यों प्रदान की जबकि क्विट इंडिया मूवमेंट और भी जितने भी विरोध थे सबका सफलतापूर्वक उनको कुचल दिया गया था। तो इटली का जवाब था कि चूंकि आजाद हिंद फौज की स्थापना, जिस आजाद हिंद फौज में जिसमें हम जानते हैं सब भारतीय सैनिक थे जो जर्मनी के द्वारा प्रिजनर ऑफ वॉर बना लिए गए थे, जो जापान के द्वारा जो प्रिजनर ऑफ वॉर बना लिए गए थे। तो जापान और जर्मनी के जो युद्धबंदी थे, भारतीय युद्धबंदी थे, जो ब्रिटिश सैनिक थे, उन्हीं को मिला करके ही आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। और जो सुभाष चंद्र बोस की नेताजी की जो उपाधि दी गई थी, ये जो जर्मनी के द्वारा जो रोमेल उनका जनरल था जर्मनी का, जिसने अफ्रीका में वो किया था, और अफ्रीका में जो भारतीय सेनाएं लड़ रही थी उन सबको जर्मन सेनाओं जिनने जो पकड़ा था, उन सबको जर्मनी ने 3000 भारतीय सेनाओं को, ऐसी सेनाओं को उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को सौंपा था। तो ये इंडियन लेजियन नाम की एक वो बनाई गई थी वहां पे। तो वो जो 3000 सैनिक थे उन लोगों ने जो है नेताजी की उपाधि इनको दी थी, जो तब से आज हम सब लोग उनको नेताजी के रूप में जानते हैं। फिर ये सिंगापुर में आकर के मुख्यतः जापान के द्वारा जो कैप्चर्ड भारतीय सैनिक थे, जो मलाया में युद्ध हुआ था जहाँ पे जापान ने प्रारंभ में ब्रिटेन को परास्त कर दिया था, तो वहाँ जो भारतीय सैनिक जापान ने पकड़े थे उन सभी भारतीय सैनिकों को आजाद हिंद फौज को दिया गया और आजाद हिंद फौज की स्थापना की। मोहन सिंह से आके उन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना नहीं की थी, लेकिन आजाद हिंद फौज के सबसे बड़े चेहरा जो है आजाद हिंद सुभाष चंद्र बोस माने जाते हैं। तो मोहन सिंह से इन्होंने चार्ज दिया और उन्होंने उस आजाद हिंद फौज को लीड किया।
सॉरी, कुछ हमको अपने स्क्रीन पे कुछ मैसेज आ रहा है। ऑर्गेनाइजर बता पाएंगे मैसेज कुछ? हाँ सर। सॉरी, ये मेरे तरफ से कुछ गड़बड़ी थी, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के बारे में मैं भी बहुत ज्यादा नहीं जानता। हाँ सर, हो सकता है सर, बीच में हो सकता है डिस्कनेक्ट हो अगर जाए। बीच में डिस्कनेक्ट हुए तो फिर से कनेक्ट हो जाइएगा। आज कुछ टेक्निकल इशू है सर, अगर व्याख्यान बीच में डिस्कनेक्ट होता है तो फिर से कनेक्ट। हाँ, मेरी आवाज सुन? हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। चलिए ठीक है, मैं इसको इग्नोर कर दे रहा हूँ, बार बार लिख के आ रहा है। सर, आपकी आवाज आ रही है, लेकिन हो सकता है अगर बीच में डिस्कनेक्ट हो जाए तो फिर से कनेक्ट हो जाइएगा। टाइम लिमिट हो सकता है खत्म हो जाए तो फिर कनेक्ट हो जाइएगा। चलिए ठीक है। और डॉक्टर साहब बिना मैसेज देखे एक तरफा रहिए। चलिए तो वहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के साथ मिलकर के जापानीज फोर्सेस के साथ ये था कि भारत पे आक्रमण होगा। यहाँ तक कोहिमा तक पहुंच भी गए थे, लेकिन कोहिमा पहुंच करके वहाँ पे उनको राष्ट्रीय ध्वज को फहराना था, तिरंगे को फहराना था और औपचारिक घोषणा करनी थी, लेकिन जापान की हार के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाया। और जो गवर्नमेंट बनाई गई थी बाहर, उसको जापान की हार के साथ जो उसकी योजनाएं थी वो सब समाप्त हो गई। और फिर दुर्भाग्य की परिस्थितियों में जो है सुभाष चंद्र बोस जो ताइपेई में, जैसा हमको मालूम है कि वहाँ प्लेन क्रैश हुआ, ये तो फैक्ट है। उनकी डेथ हुई कि नहीं हुई इसके बारे में कुछ भी निश्चित रूप से कह पाना संभव नहीं है। ढेर सारे लोग हैं जिनका मानना है कि हुई, ढेर सारे लोग हैं जिनका मानना है कि नहीं हुई। लेकिन ये सब जो है सुभाष चंद्र बोस का जो बलिदान है, जो उनका योगदान है, वो इसमें है क्योंकि उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। और जो है, अगर जो आप कांग्रेस के नेताओं का देखिए तो वो इतनी ज़्यादा अंग्रेजों की तारीफ, इतनी ज़्यादा उनकी खुशामद, इनकी जितना कि उनके पत्रों को पढ़ने से कई बार ऐसा आभास होता है कि वो आज़ादी मांग रहे हैं या अंग्रेजों की खुशामद कर रहे हैं। लेकिन सुभाष चंद्र बोस को यदि हम देखें तो उनका जीवन और कृतित्व दोनों में हम पाते हैं कि वो हमेशा जो है क्रांतिकारी रहे और अंग्रेजों के साथ किसी भी प्रकार का कंप्रोमाइज करने की उनकी नीति कभी नहीं रही। इसीलिए जो अंग्रेज भी थे, अंग्रेज शासक सुभाष चंद्र बोस को सबसे डेंजरस मानते थे, सबसे ज्यादा उनको खतरनाक मानते थे। और सुभाष चंद्र बोस का जो जीवन है बहुत ही अल्प जीवन था। 48 वर्ष की अवस्था में ही 23 जनवरी 1997 में कटक में उनका जन्म होता है और हम क्रैश को ही उनके डेथ का तिथि मान लेते हैं, क्योंकि उसके बाद से वो सार्वजनिक जीवन में आए नहीं। और तो 18 अगस्त 1945 को उनकी क्रैश में मृत्यु होती है। तो कुल मिला के उनका जीवन जो 48 वर्ष का है, इस 48 वर्ष के जीवन के अल्पकाल में वो उन्होंने जिनका जो योगदान है वो जो है सराहना योग्य है। उनके जो विचार हैं वो भी है। और उनकी जो योजनाएं थी, उनको कांग्रेस में माना जाता था कि नेहरू की भांति थोड़ा सा उनका जो है जो समाजवाद की तरफ था, जो इकोनॉमिक जो पॉलिसीज थी वो प्लानिंग की बात कर रहे थे। वो स्टेट के स्टेट के जो निर्देशन में जो है अर्थव्यवस्था के विकास की बात कर रहे थे। जो सोवियत संघ के उस समय की जो नियोजन पर आधारित अर्थव्यवस्था थी उसको वो उसका समर्थन करते थे। और राष्ट्र के ही नेतृत्व में जो अर्थव्यवस्था का विकास, राज्य व्यवस्था का विकास और राष्ट्र को अपनी जो गौरव की पराकाष्ठा थी, जो भारत कभी हुआ करता था, जो अपनी सभ्यता के लिए, अपनी मूल्यों के लिए जाना जाता था, तो वो फिर पुनः जो है वो भारत को वहीं पे ले जाना चाहते थे। तो और इन सब के लिए उन्होंने प्रयास भी किया, कार्य भी किया, बलिदान भी किया, क्योंकि उस समय जब उन्होंने आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की, इससे बड़ी परीक्षा उसमें कोई थी नहीं
लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने तत्काल आईसीएस को त्याग करके स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में कूद पड़े। उनके पिताजी की अपेक्षा थी कि उनके पुत्र आईसीएस बन करके और परिवार का नाम कमाएंगे और एक कंफर्टेबल जीवन जिएंगे। ऐसा कुछ भी उनके उसमें नहीं था। उन्होंने अपनी प्रतिभा को सिद्ध किया और सिद्ध करने के पश्चात वो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में कूद पड़े। वो और भी नेताओं की तरह नहीं थे कि जो अपना प्रतिभा बिना सिद्ध किए बिना कुछ ही, क्योंकि मेरी समझ में शायद ही कोई ऐसा था स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो पहले अपनी प्रतिभा आईसीएस जैसे परीक्षा को पास करके और बाद में फिर उसको ठुकरा करके फिर जो है स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में चला गया हो। तो इस तरह से यदि हम देखें तो इनका जीवन हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। और उनका जो नैतिक अपना प्राइवेट लाइफ था, जब ये ऑस्ट्रिया में थे, जर्मनी में थे, तो वहाँ उनकी पहले सहयोगी थी, उनकी सेक्रेटरी थी। बाद में उनसे उन्होंने शादी भी कर लिया, लेकिन उन्होंने कोई सार्वजनिक शादी नहीं की, ना उन्होंने कभी स्वीकार भी किया। और उसी दौरान जो है जब इनकी पुत्री का जन्म हुआ, अनिता बोस नाम है उनका, अभी परसों ही उनका व्याख्यान हुआ था, जो अभी जर्मनी में रहती हैं। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की इसी जो समारोह हो रहे हैं उसमें उनका व्याख्यान ऑनलाइन हुआ था वहाँ से। तो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किए गए योगदान को याद किया था। तो उन्होंने अपना जो व्यक्तिगत जीवन था, विवाह करके शांतिपूर्ण जीवन जी करके अपना आगे ऐसा कुछ नहीं था उनके। तो ये सब उन्होंने पूरा परिवार को त्याग किया, अपना सब कुछ का त्याग किया। और हम सभी युवाओं के लिए जो है जो युवा हैं, मैं तो अब युवा रहा नहीं, मेरा तात्पर्य विद्यार्थियों से है, तो उन सभी युवाओं के लिए सुभाष चंद्र बोस एक अनुकरणीय हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने प्रतिभा का भी सिद्ध किया और प्रतिभा के सिद्ध करने के साथ साथ उन्होंने जो है अपनी पूरी प्रतिभा और शक्ति का प्रयोग राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने में, उस समय की जो आवश्यकता थी वो राष्ट्र को मजबूत करने की थी और राष्ट्र को आज़ादी की थी, तो वो उन्होंने अपनी पूरी प्रतिभा उसमें लगाई। आज करके जो विद्यार्थी हैं, राष्ट्र हमारा आज़ाद हो चुका है, लेकिन अभी भी जो है ढेर सारी राष्ट्र विरोधी शक्तियाँ सक्रिय हैं। तो विद्यार्थियों से अपेक्षा है कि वो सुभाष चंद्र बोस के जीवन से वो प्रेरणा ग्रहण करेंगे और उनके दिखाए रास्तों पे चलेंगे। और इस अभी भी वर्तमान में आज़ादी के उपरांत भी ढेर सारी जो राष्ट्र विरोधी शक्तियां हैं जो सक्रिय हैं, उनके कुचलने में वो अपनी प्रतिभा का योगदान करेंगे। शायद यदि हम सभी लोग ऐसा कर सकें, अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति, अपनी प्रतिभा का प्रयोग यदि राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र को मजबूत करने में और राष्ट्र विरोधी शक्तियों को कुचलने में कर सके, तो यही हमारी सुभाष चंद्र बोस के प्रति अच्छी श्रद्धांजलि होगी। बस इन्हीं के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। मैं फिर से आभार प्रकट करना चाहूँगा महाराणा प्रताप कॉलेज को मुझे इस अवसर प्रदान करने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपने जिस प्रकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रेरणादायक विचारों को रखा, हम सभी उससे बहुत ही लाभान्वित हुए। अब मैं अध्यक्ष उद्बोधन हेतु महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप राव जी से आग्रह करती हूँ कि वो आए और अपना अध्यक्ष उद्बोधन रख करें। आज के इस समारोह के मुख्य वक्ता और मुख्य अतिथि हमारे मित्र प्रोफेसर टीपी सिंह जी, संचालन कर रहे हैं शिप्रा जी, और इस कार्यक्रम में जुड़े हुए कुल 62 प्रतिभागीगण, यानी जिसमें अधिकतम हमारे कॉलेज के शिक्षक हैं। आज के इस कार्यक्रम में जबकि महाविद्यालय भारत भारती पखवाड़ा के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष नेताजी की जयंती पर अपना आयोजन करता रहता है, बावजूद यह वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष है जब नेताजी को उनका सम्मान घोषित रूप से भारत सरकार दे रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से भारत सरकार की ओर से नेताजी का सम्मान आज दिल्ली में घोषित कर रहे हैं, यह नेताजी के लिए भी और भारतीय
स्वतंत्रता संग्राम के अपने अमर शहीद सेनानियों के लिए, उन असंख्य भारतीयों के लिए गौरव का क्षण है। हमारी कमजोरी यही है और उसका एक उदाहरण है कि जो महाविद्यालय प्रतिवर्ष यह कार्यक्रम करता हो, जिसके शिक्षक, 22 कर्मचारी और जूम की 100 ये कमजोरी ही भारत को हमेशा कमजोर करती रही है, क्योंकि हम सामान्यतः ऐसे आयोजन को या इस प्रकार के जीवन की दिनचर्या को हम हमेशा गौण मानते हैं और उसमें न जुड़े होने के कारण तो उस परिस्थिति के समय हम उसका मुकाबला करने में कई बार असमर्थ सिद्ध होते हैं। डॉक्टर टीपी सिंह जी ने बहुत साफ साफ कहा है कि अभी भी भारत के सामने वो चुनौतियां हैं और कई बार तो लगता यह है कि इस समय में वो चुनौतियां और अधिक प्रबल हैं, क्योंकि जब भारत गुलाम था तो दुश्मन दिख रहा था, अंग्रेज सामने थे, हमें सामने वाले से लड़ना था। आज भारत के विरुद्ध लड़ने वाली ताकतें बहुत सारी दिख रही हैं, बहुत सारी अनदिखे हैं, बहुत सारे तो हमारे घर में हैं। ऐसे में स्वाभाविक रूप से भारत के स्वतंत्रता संग्राम का अनुभव, भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के ऐसे अमर शहीदों का जीवन हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हो सकता है, लेकिन उसके लिए प्रयत्न तो करना पड़ेगा और वह प्रयत्न जब शिक्षण संस्थाएं इतनी ढीली गति से करेंगी और इस तरह से करेंगी तो कहां तक होगा, यह एक कठिन प्रश्न है हम सबके सामने। बावजूद इसके नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भारत, यानी जैसा भारत चाहते थे, मुझे लगता है कि यदि हम महसूस कर रहे हों तो भारत के उस भारत के निर्माण का प्रारंभ हो चुका है। 1947 में वो भारत बन नहीं पाया जैसा भारत नेताजी चाहते थे, लेकिन 2014 के बाद भारत ने एक अपने युग परिवर्तन की उद्घोषणा की है और यदि हम ध्यान से देख रहे हों, चीजों को समझ रहे हों, तो हमें अंदाजा होगा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में उभरता यह नया भारत अपने पुनर्निर्माण की दिशा में तेजी के साथ बढ़ रहा है। और ऐसे में भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो आजाद भारत का सपना देखते थे कि वो भारत कैसा होगा, उस भारत के निर्माण में आज हम सबकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए नेताजी को वास्तविक श्रद्धांजलि यही होगी कि हम स्वयं और परिवार के साथ साथ देश समाज के लिए भी प्रतिदिन एक कदम चलें। हम इस बनते हुए नए भारत के पुनर्निर्माण में सहभागी और सहयात्री बने। उत्तर प्रदेश का वर्तमान चुनाव भी इस अभियान में एक मील का पत्थर है। इसलिए अब वह समय बीत गया जब हम यह कहना छोड़ दें कि राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम राजनीति से बहुत दूर रहते हैं, राजनीति बहुत खराब है। क्योंकि देश आजाद रह पाएगा इस समय में तो राजनीति के कारण, देश विकसित हो पाएगा तो राजनीति के कारण। इसलिए किसी भी काम में दो टूक होने की जरूरत है। इसलिए उत्तर प्रदेश का चुनाव, इसके बाद 2024 के भारत का चुनाव, ये भारत की सांस्कृतिक आजादी की लड़ाई है। इसलिए भारत की इस सांस्कृतिक आजादी की लड़ाई में या उभरते हुए भारत के पुनर्निर्माण में हम हर भारतीय को बहुत समझदारी के साथ अपना काम करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा और अपने अपने घर, अपने परिवार, अपने निजी दिशा में किए गए प्रयत्नों के, यानी मैं कहने तो जा रहा था स्वार्थ, मैंने उसको बचाया है, उसके साथ साथ अगर अपने वहां हम स्वार्थ कह लें तो आगे भी आप जोड़ सकते हैं कि
एक कदम चलें और शिक्षण संस्थाएं से हमको यह जरूर दिशा में चल पा रहे हैं अथवा नहीं चल पा रहे हैं। मेरा आप सभी के प्रति हार्दिक शुभकामनाएं हैं इस अभियान में लगने के लिए, ऐसे कार्यक्रमों को कराने के लिए जो महाविद्यालय परिवार इस कार्यक्रम में लग रहा है, कर रहा है। प्रोफेसर टीपी सिंह जी हम सबकी आग्रह पर जुड़ते रहे हैं महाविद्यालय के हो जाएगा, जिससे कि हमें अगली मीटिंग 1 बजे से हम लोगों को यहाँ पर एक बैठक में शामिल होना है। उन्होंने कम समय में, यानी हमारे आग्रह पर उतने कम समय में लगभग नेताजी के उन सभी पक्षों को छुआ है जिससे कोई भी युवा, कोई भी देश करता हूं। भारत माता की जय।